Business Economics, Chapter number 3, Theory of Production and Cost, Unit number 1, Theory of Production, Video number 1, Concept number 1, Meaning of Production. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम एक चेन में चल रहे हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन वांट्स, उन ह्यूमन वांट्स को नाम दिया हमने डिमांड. इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई का. और सप्लाई करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन बोले तो उत्पादन, किसी भी कमोडिटी का उत्पादन करना, बोले तो प्रोड्यूस करना. ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन का एक बेसिक मतलब. लेकिन प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ प्रोड्यूस करना नहीं होता, इसका भी एक प्रोसेस होता है जिससे इसका एक इफेक्टिव मीनिंग निकल के आता है. पहले इसकी डिक्टेशन देख लेते हैं एंड फिर समझते हैं इसके मीनिंग को. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच मैन यूटिलाइज रिसोर्सेज सच एज men, material, capital, time, etc., working upon them to transform them into commodities and services so as to make them satisfy human wants. In other words, production is any economic activity which converts input into output which are capable of satisfying human wants, whether it is making of material goods or providing a services. It is included in production provided it satisfies the want of some people. Therefore, in economics, activities such as making of clothes by an industrial worker, the service of retailer who deliver it to the consumer, or the work of the doctor, lawyer, teacher, actor, dancer, etc., are production. According to the James Bates and J.R. Parkinson, production is the organized activity of transforming resources into finished product in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of such transformed resources. अब स्टार्ट करते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं. लेट अस बिगिन विद एन एग्जाम्पल. ये एक पेंसिल है. ये क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, मतलब एक पेंसिल जो है आपकी वो एक प्रोडक्ट है. अब क्योंकि यहाँ हमने प्रोडक्शन समझना है, इसीलिए उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे. अब ये जो पेंसिल है ये किस चीज़ से बनी है? वुड से, right? So here wood is a resource that we use to make this pencil. अब ये पेंसिल क्या वुड से अपने आप बन गई? Of course not. इसीलिए इसके लिए एक प्रोसेस होगा, एक एक्टिविटी होगी. करेक्ट. अब सबसे पहले आप एक बात बताएं, ये जो पेंसिल है क्या इसमें वांट सैटिस्फाइंग पावर है? वांट सैटिस्फाइंग पावर मीन्स जिस चीज प्रोडक्ट को यूज करके हमारी डिजायर या हमारी वांट सैटिस्फाई हो जाए. जी हाँ, बिल्कुल है भाई. अगर अपन को कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें पेंसिल की नीड होगी तो हम इस पेंसिल से सैटिस्फाई हो जाएंगे, है ना. बट पेंसिल बनने से पहले क्या थी? वुड थी. क्या इसमें वांट सैटिस्फाइंग पावर थी? नहीं, क्योंकि उससे हमारी वांट सैटिस्फाई करने की क्षमता नहीं थी. मतलब कि वो सिंपल वुड हमारी वांट सैटिस्फाई नहीं कर रही थी, है ना. सो द मेन पॉइंट दैट नीड टू बी नोटेड इज रिसोर्सेज, प्रोसेस, गुड्स और सर्विसेज, वांट सैटिस्फाइंग पावर और यूटिलिटी. क्योंकि अपन ने पढ़ा था दैट यूटिलिटी मीन्स सैटिस्फैक्शन, इससे कहते हैं प्रोडक्शन.
मॉड्यूल ने प्रोसेस को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए इसे और शॉर्ट कर दिया है। प्रोडक्शन इज एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट which are capable of satisfying our human wants, which means कि जो हमारा resources है उसे अपन input बोलेंगे और input से जो product निकल के आया है उसे हम output बोलेंगे। Simple with common sense, right? काफ़ी simple था। Also हम कोई material या हम कोई मटेरियल गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे भी हम प्रोडक्शन ही कहेंगे क्योंकि उसमें सेटिस्फाई करने की क्षमता होगी। तो फर्दर क्लैरिफाई करें अगर हम इस प्रोसेस को, अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। बट ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि अपन यहाँ मैटर को क्रिएट नहीं कर रहे। बोले तो कई लोग क्या करते हैं, इसे क्रिएशन ऑफ मैटर से डिफाइन कर देते हैं। मैटर कैन नॉट बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है तो याद रखें दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज अ क्रिएशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एक पेंसिल बनाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उस वुड का मैटर क्रिएट किया है जिससे ये पेंसिल बनी है। उसने जस्ट क्या करा, उसने वुड को पेंसिल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वुड को पेंसिल में बदल दिया कि ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसे करके नहीं, ऐसा करके उसने यूटिलिटी ऐड की है वुड में। ठीक है, अब वुड को उसने क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, पेंसिल में, जिससे उसमें यूटिलिटी ऐड हुई है। ठीक है, नाउ व्हाट अ मैन कैन डू इज ओनली टू क्रिएट और ऐड यूटिलिटी टू थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और addition of utility. For example, when a carpenter produces a table, he does not create the matter of which the good is composed of. He only transforms the wood into the table. By doing so, he adds utility to wood which did not have utility before. Clear? This is what we understood about production process and utility. Correct? अब बात आती है कि ये यूटिलिटी की जो यूटिलिटी अपन को मिली है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। प्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। चले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी और चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, जब हम चेंज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को किसी और चीज के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी, जब हमने वुड को चेंज किया पेंसिल में, राइट। तो प्रोडक्शन तब सक्सेसफुल प्रोडक्शन कहलाता है जब उस प्रोड्यूस्ड गुड से अपन को यूटिलिटी मिले, राइट। ये बात तो सबको पता है। अब यहाँ बात हो रही है कि फॉर्म यूटिलिटी की, विच मीन्स किसी गुड की फॉर्म में, शेप में, आकार में, डायमेंशंस में या और भी बहुत चीज़ों में चेंज करने की वजह से अगर आपको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, यानी सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो रही है, तो अपन कहेंगे चेंज इन फॉर्म से अपन को यूटिलिटी मिले। बोले तो अपन ने किसी चीज को प्रोड्यूस किया। ठीक है, वी विल टेक रेफरेंस ऑफ सेम एग्जाम्पल हेयर। ये देख रहे हैं आप, दिस इज अ लॉग ऑफ वुड, दिख रहा है आपको।
क्या ये log of wood आपके किसी काम की है? क्या ये आपकी किसी जरूरत को पूरा कर सकती है? Does it have any want satisfying power to you? नहीं ना. But now if this man, ये आदमी अगर इसका रंग, आकार, शेप बदल कर एक चेयर में कन्वर्ट कर दे, तो अब इस चेयर में कोई want satisfying power है क्या? Yes, it has the utility. Now we can say that he has produced chair. अब हम यहाँ produce इसीलिए कहेंगे क्योंकि wood को फॉर्म करके उसने क्या किया? चेयर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें यूटिलिटी मिली है, मतलब कि हमें सेटिस्फैक्शन मिली है. अंडरस्टूड नाउ? सो नाउ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ various process to add utility to the natural resources for gaining greater satisfaction from them. By first point is that form utility or changing in the form of natural resources. It means that manufacturing process that takes physical input and produce physical output and transforming them into a physical product possessing utility. They change the form of the good under concern in order to satisfy a greater human want. मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि जब एक वुड है वो हमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, ठीक है भाई, वुड है तो है, हम क्या करें. लेकिन जब हमने उस वुड को पेंसिल में कन्वर्ट किया था तब हमें वो क्या दे रही थी? सेटिस्फैक्शन, राइट. तो इससे क्या हो रही है? हमारी वॉन्ट्स जो है, ह्यूमन वॉन्ट्स, वो सेटिस्फाई हो रही हैं. समझ गए अब इस पॉइंट को आप? वेरी गुड. सेकेंड इज दैट प्लेस यूटिलिटी और यूटिलिटी ऑफ प्लेस. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी प्लेस यूटिलिटी है, इट मीन्स कि प्लेस चेंज करने से भी अपन को यूटिलिटी मिल सकती है. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ. फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको पता ही होगा दैट गोल्ड, मिनरल्स, कोल, ये सब माइनिंग करके निकाला जाता है जमीन के नीचे से. तो जिस जमीन के नीचे से ये सब है, तो क्या ये आपको किसी काम की है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अभी तो उसमें हमें कोई यूटिलिटी मिल नहीं रही है, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर है, हम क्या करें उसका. बट व्हेन अ पर्सन डू माइनिंग and get them from one place to another, और आपके लिए ये गोल्ड अब आपके घर के पास वाली शॉप पर मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. विच मीन्स कि किसी गुड को उस प्लेस से ट्रांसफ़र करके किसी और जगह पर भेजा जाए तो वो हमें सेटिस्फाई करेगा. विच मीन्स किसी गुड को उस प्लेस से ट्रांसफ़र करके लाना जहाँ उसकी कम या ज़ीरो सेटिस्फैक्शन है, और लाके वहाँ देना जहाँ उसकी सेटिस्फैक्शन है, इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल लाइक एप्पल्स. अगर हम एप्पल्स को कश्मीर के किसी फार्म में रख देते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होगी? ज़्यादा क्राउड हो जाएगा कि भाई एप्पल्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो डेफिनेटली उसकी जो यूटिलिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रही है एप्पल्स की तो ऑब्वियस है लोगों को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसमें यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एप्पल्स की. ठीक है. सो डिक्टेशन, प्लेस यूटिलिटी और यूटिलिटी ऑफ प्लेस. Changing the place of the resources from a place where they are of little or no use to another place where they are of greater use. This utility of place can be obtained by, first, the extraction of natural resources from earth, for example, mining of ores, gold, coal, metal, ores, etc.
These are further transported to market when they can be sold. Second is transformation services from a place where the resources give little satisfaction to a place where it provides a lot of satisfaction also add up to the utility. For example, once extracted, the metal ore is needed to be taken to an industrial site where it can be further processed. This concept is known as utility of place. This includes all the additional utility conferred through the effort of transportation services or transport agents for the movement and marketing of goods. Clear? So next is your time utility और utility of time. तो अगर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल से, ठीक है? तो टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है उस टाइम किसी कमोडिटी का अवेलेबल कराना जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल मैंगोज को आपने एक सीज़न में होता है. कौन से सीज़न में? गर्मियों के सीज़न में, यानी मई और जून में, है ना? तो गर्मी जाने के बाद कई बार आपकी इच्छा होती है कि काश मैंगो आइसक्रीम खाने को मिल जाए. तो उस टाइम आप क्या करते हो? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप शॉप पे जाके मैंगो आइसक्रीम खा लेते हो. बट ऑफ सीजन है तो मैंगो आइसक्रीम कैसे मिलेगी, है ना? क्योंकि मैंगो को प्रिजर्व करके रखा जाता है उस टाइम के लिए जब वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता. इसीलिए तो ऑफ सीजन में भी मैंगो मिल जाते हैं. ठीक है, आई होप आपको अब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वेल इनफ. तो डिक्टेशन, टाइम यूटिलिटी और यूटिलिटी ऑफ टाइम. मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम when they are not normally available. Example, how wasted food grains are stored for use till next harvest. Canning of seasonal fruit is undertaken to make them available during off season. This may be called conferring of utility of time. ठीक है? So आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सर्विस यूटिलिटी. ये एक आपका लास्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी है, दैट इज सर्विस यूटिलिटी, विच मीन्स कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पर्सनल स्किल्स को अपन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स, लेबर्स, लाइक जो हमारे पिछले एग्जाम्पल में भी था जिसने वुड से चेयर बनाई थी, इज कारपेंटर. उसके टेबल बनने में अपन ने सहायता ली है. बोले तो स्किल के कारण ही वो टेबल बना पाया. मीन्स ही इज एडिंग समथिंग जिससे अपन को यूटिलिटी मिले. इसको बोलते हैं हम सर्विस यूटिलिटी. समझ गए आप कि एक सर्विस यूटिलिटी क्या होती है? सो डिक्टेशन, सर्विस यूटिलिटी, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल in the form of services, for example, those of organizers, merchants, transport worker, etc. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा या बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन refers to the input. An input is a good or services which a firm buys for use in its production process. Production process require a wide variety of inputs depending on the nature of output, like land, labor, capital, entrepreneur. Ability are the four factors, or you can say the resources, which make it possible to produce the goods and services. Even a small piece of bread cannot be produced without the active participation of these factors of production. While land is free gift of nature,
and refers to natural resources. The human endeavor is classified functionally and qualitative into three main components, namely labor, capital and entrepreneur skill. Okay, so फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है बोले तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है आपका उसमें लगने वाले इनपुट, हमने प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा था, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनपुट की बात हो रही है, तो इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है किसी कच्चा सामान यानी किसी रॉ मटेरियल को हम किसी चीज़ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कोई जैसे अब रॉ कॉटन है, अब हम उसको गारमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर? सो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करने के लिए एक फर्म को जो भी गुड्स या सर्विसेज खरीदती है उसी को हम इनपुट कहते हैं। ये इनपुट कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट, बट आजकल की इकोनॉमी के अंदर दैट इज मॉडर्न इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली वी आर यूजिंग टेक मशीन्स एंड ऑल, राइट। सो एक गुड एक लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है। मतलब अगर हम एक गुड बना देना तो एक गुड को बनाने के लिए कितनी सारी स्टेजेस पार करनी पड़ती है ना, बिफोर रीचिंग टू द कंज्यूमर। इस लंबे प्रोसेस को पॉसिबल बनाने में जिन फैक्टर का रोल है वो है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी, विच मीन्स अपने ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए जिनके बिना एक ब्रेड का एक छोटा सा पीस भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों और कैसे? यही तो हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है ना इंटरेस्टिंग। इस फैक्टर में से लैंड जो है वो नेचर से हमें मिला हुआ है, विच मीन दैट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ आवर नेचर। ऑन द अदर हैंड लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी जो है वो हम ह्यूमन एफर्ट का रिजल्ट है, ठीक है ना। अपन इसे अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, एक बात देख लेते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द ऑड वन आउट। लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी। सो योर आंसर इज लैंड। अब व्हाई? बिकॉज अपन ने ये अभी पढ़ा था कि लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, है ना। while the other three are labor, capital and entrepreneurship, which are result of our human efforts. यहाँ ये मत सोचना कि कुछ ऑड वन आउट कैसे हो सकता है, क्योंकि चारों ही फैक्टर हैं हमारे प्रोडक्शन के। बट अपन को स्टार्टिंग से फोकस करके चलना है और साथ साथ एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है, तो इसीलिए आपकी फर्स्ट डिस्टिंक्शन ही यही है। समझ में आया ना आपको? अब चलते हैं एक एक करके सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। सो फर्स्ट इज योर लैंड। सो लैंड क्या होता है? इट डज नॉट ओनली मीन सॉइल और अर्थ सरफेस ओनली, इट रेफर्स टू ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, all the natural resources either on the surface of earth or below the surface of earth or below the surface of earth in land. For example, fertility of soil, water, air, light, heat, natural vegetation, etc. One use the land to produce goods. It is the primary and natural factor of production, like the payment for land is rent.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लैंड से आप क्या समझ आ रहे हैं, जमीन या अपनी भूमि वी कैन से, ठीक है ना। बट यहाँ जो लैंड का मीनिंग है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में लैंड को एक स्पेशल सेंस में यूज किया गया है, नॉट एज भूमि, ठीक है। यहाँ लैंड बोले तो नेचर के सारे फ्री रिसोर्सेज, बोले तो नेचर के सारे फ्री रिसोर्सेज, उसे भी लैंड ही कहा गया है। अब आप सोच रहे होगे कि किन रिसोर्सेज की बात कर रहे हो यार आप, है ना। लेट मी टेल यू, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की फर्टिलिटी, वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा, लाइट यानी रोशनी, हीट यानी गर्मी, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो अपने आप उग जाते हैं, कुछ वेजिटेशन ऐसी होते हैं ना, पेड़ पौधे अपने आप कहीं भी उगने लग जाते हैं, ये यू कैन अंडरलाइन दिस प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप सोचोगे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज लैंड की कैटेगरी में आ सकता है। इसके लिए यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज योर लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो ह्यूमन एफर्ट एंड नो प्राइस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लैंड अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। इस पॉइंट का साफ साफ मतलब है कि लैंड हमें फ्री गिफ्ट है हमारे नेचर से। बोले तो जो लैंड है वो अपन को नेचर से फ्रीली मिली हुई है, ठीक है। इसके लिए अपन को भगवान को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और ऐसा भी नहीं है कि नेचर को कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भाई जो हमारी लैंड है वो एक फ्री गिफ्ट मिली हुई है हमें नेचर से, ठीक है। सिंपल था काफी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। सो अब लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी, इट इज different from other factors of production in that change in demand cannot affect the amount of land in existence. In other words, we can say that total supply of land is perfectly inelastic from the point of view of the economy. However, it is relatively elastic from the point of view of firm. अब इसका भी क्या मतलब कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि जो हमारी लैंड है, अब लैंड की जो क्वांटिटी है वो हमेशा फिक्स रहेगी, ये तो हमें पता है। जैसे कि अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो भी हमारी लैंड की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, ठीक है। मतलब अगर हमारी डिमांड में भी कोई चेंज आ गया ना, ठीक है, तो जो हमारी लैंड की सप्लाई है ना उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, और वो हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। बिकॉज ऑब्वियसली लैंड की क्वांटिटी तो फिक्स ही रहेगी, वी कैन नॉट इंक्रीज दैट ना। अगर मैं दूसरे शब्द में बताऊं तो जो टोटल सप्लाई है लैंड की वो परफेक्टली इनइलास्टिक है हमारी इकोनॉमी के नज़रिए से, लेकिन फॉर्म के नज़रिए से वो एक इलास्टिक है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टेबल पावर। अब ये क्या होता है? लैंड इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डो, लैंड हैज सर्टेन ओरिजिनल एंड indestructible power and these property of land cannot be destroyed. इसका मतलब साफ है कि जो लैंड है वो परमानेंट है, बोले तो जो लैंड है वो हमेशा रहने वाला रिसोर्सेज है। ऑल्सो लैंड हैज indestructible पावर, बोले तो अविनाशी, मीन्स जैसे हम खत्म ही नहीं कर सकते भाई। अब आप लैंड है, अब आप उसको कितना भी डिस्ट्रॉय करो नहीं होगी वो डिस्ट्रॉय, ठीक है भाई। ऑब्वियस है, क्या हम कभी लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए जो हमारी लैंड है वो परमानेंट है, ठीक है।
आ गया ये पॉइंट भी समझ आपको? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, दैट इज लैंड इज अ पैसिव फैक्टर. नाउ लैंड इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर unless human effort is exercised on land. It does not produce anything on its own. ये पॉइंट देखते हैं क्या कहता है. ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी लैंड है, यानी जो हमारी ज़मीन है, वो एक पैसिव फैक्टर है. पैसिव बोले तो निष्क्रिय, यानी कि इनएक्टिव. मीन्स लैंड पर जब तक हमारे एफर्ट्स ना लगे तब तक लैंड खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती. सो इट इज़ नॉट एन एक्टिव फैक्टर. जब तक हम उस लैंड पर कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक लैंड आपको ऑटोमेटिकली कुछ नहीं देगी. ठीक है? तो इट्स नॉट एन एक्टिव फैक्टर, इट इज़ एन पैसिव फैक्टर. ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लैंड इज immobilized. In the geographical sense, land cannot be shifted physically from one place to another. अरे बाबा, नहीं हो सकता ऐसा. इसका मतलब ये है कि लैंड जो है वो इमोबिलाइज क्यों है? बोले तो स्थिर क्यों है? क्योंकि जियोग्राफिकल सेंस में हम लैंड को एक जगह से दूसरी जगह तो शिफ्ट नहीं कर सकते. भाई, ये कोई ऐसा सामान तो नहीं है कि एक बेड को हम दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? ये लैंड है, लैंड, इसको हम नहीं शिफ्ट कर सकते. ठीक है? सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से. सो नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड हैज मल्टीपल यूसेस. इसका मतलब क्या होता है? इट कैन बी यूज फॉर वेरिड पर्पस थ्रू इट्स सूटेबिलिटी इन ऑल द यूजेस इज नॉट द सेम. ऑफ कोर्स लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं. लैंड को सिर्फ एक काम के लिए थोड़ी ना यूज़ किया जाएगा, हज़ारों कामों के लिए यूज़ किया जाता है. भाई, कभी बिल्डिंग बना ली, कभी वहाँ कुछ खोल दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया, कभी वहाँ खेती कर ली, या कभी कुछ कर लिया, है ना? तो वो एक पर्टिकुलर उस पर नहीं रुका हुआ, उस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज land is heterogeneous. No two pieces of land are alike. They differ in fertility and situation. मतलब कि जो लैंड है वो एक हेट्रोजीनियस है, बोले तो डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास लैंड के 2 टुकड़े हैं, तो क्या ये दोनों पीस सेम ही होंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता. दे मस्ट बी डिफरेंट. वो डिफरेंट किसी भी तरह से हो सकते हैं, इन टर्म ऑफ फर्टिलिटी और सिचुएशन या साइज से. बरोबर ना? ठीक था? करेक्ट? आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इसके. वेल इनफ. तो चलिए देखते हैं हम इससे रिलेटेड आप कुछ MCQ क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल ऑफ डॉक्टर, लॉयर, एक्टर एटसेट्रा रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम जो पर्सनल स्किल यूज कर रहे हैं, डॉक्टर की, लॉयर की, एक्टर की, वो किस यूटिलिटी के अंदर आती है. सो ऑप्शन ए इज फॉर्म यूटिलिटी, ऑप्शन बी प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन सी पर्सनल सर्विस यूटिलिटी, या ऑप्शन डी टाइम यूटिलिटी. सो your correct answer is personal service utility. ठीक है? Next question on your screen is, making available material at times when they are normally not available is called conferring of utility of. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी यूटिलिटी है जो हम नॉर्मल टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम उसे अवेलेबल करा सकते हैं. ठीक है? सो ऑप्शन इज प्लेस, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी फॉर्म, या ऑप्शन डी सर्विसेज. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टाइम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑप्शन ए, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर. ऑप्शन बी, प्रोडक्शन इन एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटीरियल ओनली. या ऑप्शन सी, प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ यूटिलिटी. या ऑप्शन डी, production is any economic utility which is directed towards the satisfaction of the want of the people. So, your correct answer is option number B. So, next question on your screen is, supply of land is fixed and limited in area. Option A, true. या option B, false. So, your correct answer is option A. So, next question on the screen is, the supply of land is option A, unlimited. Option B, increased. Option number C, decreased. या option number D, limited. So, your correct answer is option number D. Next question on the screen is, land in economics means option A, material and non-material goods. Option B, mineral under the surface of earth. या option C, all natural resources available to man for producing wealth. या option D, all of the above. So, the correct answer is option number C. तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही. टिल देन, थैंक यू.